महीने के घरेलू फंड्स की खरीदारी और बिकवाली के आंकड़े आ चुके हैं। किन शेयरों में उन्होंने की है खरीदारी है और किन में की है बिकवाली, नेहा हमारे साथ है बताने के लिए। नेहा बताइए। सर, इसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। लार्ज कैप। 3? हाँ, तो क्यों? ताकि समझने में आसानी होगी कि हर स्पेस से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कहाँ से क्या क्या खरीदा है। मुझे लगा कि आप 3 भागों में बाय, सेल और होल्ड में डिवाइड करने वाले। नहीं, अच्छा फिर ठीक है, ये आइडिया ठीक है। लार्ज कैप से शुरू करें। हाँ, लार्ज कैप से शुरू करते हैं। तो लार्ज कैप में खरीदा क्या? HDFC बैंक, हेक्सावेयर टेक और TCS। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने फरवरी के महीने में जमकर खरीदारी की है। लेकिन बेचा क्या है? इंडसइंड बैंक, इंटरग्लोब एविएशन और बजाज फाइनेंस। ये 3 बड़े स्टॉक्स रहे हैं जहां पर हमने म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बिकवाली आती हुई देखी। अब आते हैं मिड कैप स्पेस की तरफ। KEI इंडस्ट्रीज, क्रॉम्पटन ग्रीव्स और ग्लेनमार्क फार्मा। यहां पर हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी हुई है। और इसी स्पेस की अगर बात करें, ITC होटल्स, मन्नापुरम फाइनेंस, CDSL, ये 3 ऐसे स्टॉक्स रहे मिड कैप स्पेस में जहां पर हमने बिकवाली आती हुई देखी। अब बारी आती है स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप में देखें तो टीम लीज सर्विसेज, एजैक्स इंजीनियरिंग, वेल्सपन एंटरप्राइजेस। यहां पर हमने घरेलू म्यूचुअल फंड्स की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी बनते हुए देखी। लेकिन जब सेल करने की बारी आई तो कैनफिन होम्स, PVR आइनॉक्स और आरती फार्मा, यहां पर इनकी तरफ से बिकवाली आई है। तो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में क्या खरीदा, क्या बेचा फरवरी महीने में, ये वो स्टॉक्स हैं। तो ये है आपके लिए खरीदारी और बिकवाली की एक्शन आपके लिए म्यूचुअल फंड के आंकड़ों के जरिए। पहले एक बार जरा एक एक करके देखें। लार्ज कैप वापस लाओ जरा सामने, ताकि हमारे एक्सपर्ट से भी राय ले पाए। लार्ज कैप में क्या क्या खरीदा है? HDFC बैंक, हेक्सावेयर टेक, हेक्सावेयर लार्ज कैप में आ गया। हाँ, आ गया होगा। 45,000 करोड़ का तो साइज पे IPO आया था। और TCS। ओके, हेक्सावेयर, TCS। अब बेचा क्या है? बेचा है इंडसइंड बैंक और बजाज फाइनेंस। ये फरवरी में बेच दिया था, गिरा तो मार्च में भी। क्या बात! अरे सनी जी, ये तो फरवरी में बेच गए म्यूचुअल फंड वाले। ये देखो, सबसे ज्यादा बेचने वाले में इंडसइंड बैंक निकला। ये तो विशेष टिप्पणी दीजिए अपनी। या डेफिनेटली आई थिंक सरप्राइजिंगली पॉजिटिव निकला कि इंडसइंड बैंक पहले ही एग्जिट करेगा। तो आई थिंक इट वाज अ स्मार्ट मूव। जिस तरह से काफी म्यूचुअल फंड को ये कहा जाता है कि आप लेट रिएक्ट करते हो, तो मुझे लगता है कि काफी स्मार्ट मूव रहा जिस फंड ने भी पहले एग्जिट कर दिया फरवरी मंथ में। तो आई थिंक इट्स पॉजिटिव एटलीस्ट फॉर दैट स्कीम होल्डर्स। ये बात सही है बिल्कुल। कुछ ये एक फर्क भी है एक्चुअली। क्या होता है, कई बार इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अगर हैं किसी स्टॉक में, कुछ गलत होने वाला हो रहा हो या हो गया हो, उनसे बेचा नहीं जाएगा। किसी के पास 1000, 1200, 1100 का जो भी ऊपर हुआ होगा भाव इसका, वो पड़ा होगा तो उससे नहीं बिकेगा। लेकिन फंड को अगर लगता है कि कहीं लॉस कट करना है तो वो ज़रूर कर देंगे। तो ये म्यूचुअल फंड का एक ये बात है ज़रूर कि लॉस बुक करने में डेफिनेटली वो एक रिटेल इन्वेस्टर के कंपेरिजन में थोड़े से बेहतर होता है। तो ये है। अजय भी कुछ कहना चाहे? जी जय। अनिल जी, ये तो हमारे घरेलू फंड्स का है डेटा। अनिल जी, मैं तो FI का भी डेटा चेक करा तो वो क्वार्टरली मिलता है घरेलू फंड्स का। तो अनिल जी 10 तारीख के बाद 10-15 के बीच में मिल जाता है हमें MP की तरफ से। तो अनिल जी, FI ने भी दिसंबर तक मैं जब देख रहा था तो लगभग 10% बेचा था इंडसइंड बैंक। तो शॉर्ट्स वहां पे बने थे, तो डेटा देखने में समझ में आया तो 10% वो लोग ने दिसंबर तक ही बेच दिया था। अपने हिस्सेदारी जो FI की होल्डिंग वो 10% रिड्यूस की थी। एक्सिस बैंक में 9-10% के बीच में और इंडसइंड बैंक में 9-10%। इनफैक्ट HDFC में 1-1.5% बढ़ाई थी FI ने। MSCI रीबैलेंसिंग हुआ था तो उसमें हमें देखने मिला भी कि वहां पे बढ़ाई थी। तो ये दोनों जगह से कट कर बैंकिंग में मैं जहाँ पे बढ़ाई है वो HDFC बैंक में देखने मिली थी। एंड घरेलू म्यूचुअल फंड ने जी कोटक बैंक में भी अच्छी पोजीशन बाई साइड पर बनाई थी। तो कोटक और HDFC में कहीं ना कहीं बाइंग देखने मिला। और ये दोनों में 9 से 10% का FI का दिसंबर तक सेलिंग देखने मिला। मार्च के नंबर आएंगे तो क्वार्टरली नंबर आ जाएंगे। तो ये है। आइए अब मिड कैप देख लें। जी, मिड कैप वाले बताओ जरा। मिड कैप में क्या क्या खरीदा गया है? KEI इंडस्ट्रीज, ITC होटल तो मजबूरी में खरीदा। देखो ITC होटल तो डीमर्ज होके आया है। नेहा जी, सर ITC होटल्स बेचा है। बेचा है ना? हाँ, फिर आ गया होगा डीमर्ज होके तो फिर अकाउंट में आने का। हाँ, बाकी ITC होटल मिड कैप में कोई खरीदने वाली सिचुएशन नहीं। खरीदा है KEI इंडस्ट्रीज, क्रॉम्पटन ग्रीव्स और ग्लेनमार्क फार्मा। ओके, ये तीनों। और बेचने वाले में आपका एक तो ITC होटल हो गया और मन्नापुरम फाइनेंस और CDSL। हाँ, मन्नापुरम बेचने के बाद भी मजबूत है। CDSL तो समझ में आता है, थोड़े से मार्केट के वॉल्यूम्स और ये सब जो कम होने लगे हैं। हालांकि अभी भी 22 लाख अकाउंट खोले इन्होंने। ऐसा कम नहीं है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन पहले 40 खोलते थे, 22 खोल रहे हैं। इसलिए स्टॉक करेक्ट भी हुआ है थोड़ा सा।
जरा एक बार इसी पर राय ली जाए जरा। सनी जी, बीएसई, सीडीएसएल, इस तरह के शेयरों पर, ब्रोकरेज वाले शेयरों पर जो ऊपर से घटे हैं अच्छे खासे, क्या व्यू है अब आपका? अनिल जी, आई थिंक डेफिनेटली कैपिटल मार्केट प्ले है और मार्केट सेंटिमेंट के साथ स्टॉक प्राइस मूव और प्रॉफिटेबिलिटी भी मूव होगी। बट मुझे लगता है कि अगर किसी का लंबा हॉराइजन है कैपिटल मार्केट एज अ थीम को, तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में कोई ये स्टोरी जो है कैपिटल मार्केट ग्रोथ की, उसमें कोई चेंजेस हुए। ठीक है, मार्केट में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे और यही समय होगा जहां आपको कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक जो है एक रिजनेबल वैल्यूएशन पर एक्यूमुलेट करने का मौका मिलेगा। तो आई थिंक यस, डेफिनेटली अकाउंट एडिशन घटे हैं, वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम घटे हैं, नई कंपनी जो लिस्ट होने जा रही है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। तो अगले आने वाले 1 या 2 क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी में हम डीग्रोथ आते देखेंगे। बट यही समय होगा कि अगले 3 से 6 महीने में ग्रेजुअली ये कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टोरीज, वेदर इट इज कंपनीज लाइक सीडीएसएल और फॉर दैट मैटर एएमसी साइड में जो बिजनेसेस है जैसे कैम्स हो गया, निपॉन एएमसी हो गया, फॉर दैट मैटर एक्सचेंजेस जैसे एमसीएक्स और बीएससी, इन्हें ग्रेजुअली अगले 3 से 6 महीने में एक्यूमुलेट करना चाहिए। और आई एम श्योर कि जब आप ये जो 3-6 महीने के बाद जब फिर से वॉल्यूम नॉर्मलाइज होकर फिर एक नई ऊंचाई छुएंगे, तो डेफिनेटली काफी अच्छे रिटर्न हम ये एंटायर कैपिटल मार्केट स्टोरी में हम आते देखेंगे। ओके, तो ये है सलाह स्टॉक प्राइस भी। आशु मदान जी भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी सर, बताइए। अनिल जी, कैपिटल मार्केट पे एक और डेटा शेयर करता हूँ। अक्टूबर में 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते थे इंडेक्स के, 35 से 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट, और वो अनिल जी अब रह गए 7 लाख। तो फरवरी में तो 25% ऑप्शन ट्रेडिंग का रह गई, यानी कि 75% ऑप्शन में ड्रॉप हुआ है, कैश में कम है। तो ओवरऑल अनिल जी ड्रॉप इतना सीवियर है, टू कम बैक टू नॉर्मल या कहीं एवरेज आउट होगा या आने वाले टाइम में भी देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनमें ऐसा ब्रेकडाउन हुआ है कि वो शायद मतलब वो स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है। तो जो जिस तरह की वैल्यूएशन और जो आगे फ्यूचर दिखता था कैपिटल मार्केट स्टॉक का, और जो वैल्यूएशन दे दी गई थी निधि के मतलब बेस्ट स्टॉक है, इसमें कुछ, इसमें तो रुकने की बात ही नहीं हो, जैसे टॉल की तरह गाड़ी आए या जाए, इसमें तो होना ही है। लेकिन गाड़ी आनी जानी अनिल जी थोड़ी कम हो गई है, तो थोड़ा ध्यान ही रखना चाहिए अनिल जी। मतलब वो जो कि बहुत जल्दी में नहीं लगता कि बहुत सारे स्टॉक कोई वापस जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी खत्म होने के बाद ऑलरेडी सबके वॉल्यूम्स तो वो पूरे खत्म हो ही गए। इस हिसाब से तो फिर मुझे लगता है कि ब्रोकरेज, म्यूचुअल फंड, डिपॉजिटरी और क्या है, एमसी नहीं, इन सबको बेचे। फिर आशु जी खाली एमसी लेना चाहिए क्योंकि पैसे तो उधर ही आ रहे हैं, या तो एमसी वाले शेयर खरीदे म्यूचुअल फंड वाले, या फिर वेल्थ मैनेजमेंट, करेक्ट, ये शिफ्टिंग कर लेनी चाहिए फिर पोर्टफोलियो में। अनिल जी, ये आपने ये बिटवीन द कैपिटल मार्केट अनिल जी, जिन जो आपने कहा कि जो ब्रोकरेज स्टॉक्स हैं जिनका ऑप्शन ट्रेडिंग का बहुत बड़ा रोल था, ऑब्वियसली उस पर ज्यादा इफेक्ट होगा। सीडीएसएल अनिल जी मतलब एक ओवरऑल जो मार्केट में डाउन हुआ है उससे, उसकी वजह से इफेक्ट है। डीमैट अकाउंट बंद हो रहे हैं अनिल जी, आईपीओस बंद हो गए तो उस पर भी इफेक्ट होगा। आईपीओस बंद हो गए, डीमैट अकाउंट खुलने बंद हो गए, सिप कम, ये क्या कहते हैं अनिल जी, ट्रेडिंग कम हो गई तो उससे भी फर्क पड़ेगा। बाकी अनिल जी एएमसी स्टॉक्स हैं वो वापस जल्दी आ सकते हैं क्योंकि वो एयूएम ड्रिवन है। तो अनिल जी अगर 4-6 महीने में मार्केट ठीक हो जाती है तो एयूएम जब बढ़ जाता है तो वैल्यूएशन फिर डिफरेंट हो जाती है। तो आई थिंक अगर सबसे पहले टर्न अराउंड होगा तो एएमसी स्टॉक्स में ही होना चाहिए। ओके।